Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ubaid Riyaz, your mathematics tutor. जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन से कंडक्ट से पहले मैं आपके 9 चैप्टर आपको SLO बेस की बुनियाद पर प्रिपेयर करवा रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से कम समझ सकें कि आपके पेपर्स में क्या कुछ हो सकता है और आपकी तैयारी किस कैटेगरी पे है, और अगर नहीं है तो कम से कम इतना ले लें कि आप पास हो सकें। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है परमुटेशंस कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिक्सअप करके बैठे होते हैं, उन्हें यह समझ नहीं लगता कि मैंने परमुटेशन लगानी है या कॉम्बिनेशन लगानी है। थोड़ा सा डिफरेंस के साथ हम आपको बताएंगे इतने आसान अल्फाज में कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जरा भी मसला नहीं आएगा। परमुटेशन में याद रखना है कि अरेंजमेंट चल रही है, ऑर्डर चल रहा है। परमुटेशंस क्या कहते हैं? अरेंजिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, चीजों को एक खास ऑर्डर में अरेंज करना, यानी अरेंज पे फोकस है। फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट्स हैं, अली और बदर। 2 स्टूडेंट्स अली और ए और बी हैं, तो हमें अगर कहा जाए कि ए बी एंड बी ए आर 2 डिफरेंट ऑर्डर्स, तो ए बी और बी ए 2 डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे अगर ये बात परमुटेशन में चल रही है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कॉम्बिनेशन कहता है कि सिलेक्ट करना है 2 ऑब्जेक्ट्स में से, सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग ऑर्डर। परमुटेशन में आपने बेसिकली ऑर्डर को मद्देनजर रखना है और कॉम्बिनेशन में कोई ऑर्डर नहीं है। वही बात अगर अली और बदर में से सिलेक्शन करनी होती, अगर आपको कहते कि अली और बदर, और दूसरी बात फिर कह देते कि बदर और अली, तो आपको कहा जाता कि ये एक ही कॉम्बिनेशन है भाई, अली बदर आ जाए या बदर अली आ जाए, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यही बात परमुटेशन में जब बात कहा जाए कि अली बदर और बदर अली, तो ये 2 डिफरेंट ऑर्डर्स हो जाएंगे। अली बदर और बदर अली ये डिफरेंट ऑर्डर हो जाएंगे, किसमें? अरेंजमेंट में। और कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन है कि अली आ जाए या बदर आ जाए, या बदर आ जाए या अली आ जाए, तो ये एक ही बात हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर 2 स्टूडेंट्स, देन सिलेक्टिंग ए बी और बी ए शोज द सेम सिलेक्शन। आप ए बी को सिलेक्ट कर लें तो तब भी आपने अली और बदर को सिलेक्ट किया है, अगर बी और ए को सिलेक्ट कर लें तो तब भी आपने बदर और अली को ही सिलेक्ट किया है। लेकिन यही बात जब अरेंजमेंट में आ जाएगी कि अली और बदर को अरेंज करके बिठाएं, अरेंज करके सीटिंग अरेंजमेंट में लेके जाए, तो अली बदर पहले ये आप कहेंगे कि जी ऐसा है कि पहले अली को बिठा देते हैं फिर बदर को बिठा देते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं, अगर सर हम पहले बदर को बिठा दें और अली को बिठा दें, तो ये 2 ऑर्डर हो जाएंगे बैठने के। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगती किधर है? ये बात सिर्फ आपको समझ आ गई तो समझ लें आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मसला ही हल। जितने पासवर्ड्स आप बना रहे हैं, जितनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आप करते हैं, जितने मोबाइल नंबर्स बनते हैं, या जितनी पोजीशंस आएंगी, उनमें परमुटेशन चलेगी। क्या? पासवर्ड, सीटिंग अरेंजमेंट्स, मोबाइल नंबर्स, जहां पर ऑर्डर लाजमी मैटर करेगा। 0345 टेलीनॉर, 045 कर लिया तो ये तो कोई और बन जाएगा। 0300 ये तो भाई जैज बन गया। 0320 ये तो वारिद बन गया। ठीक है, तो ऑर्डर जहां पे मैटर करता है, ऑर्डर के बगैर आप कुछ भी नहीं है। आपने कहना है भाई आपने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया। मैं आपको कहूं 0320, भाई ये एक नंबर है, फिर मैं कहता हूं नहीं नहीं यार आप 0345 लिख लें, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 डिफरेंट चीजें हो गई। ठीक है, अब परमुटेशन का मेन फार्मूला क्या है? NPR, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। जब आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो चीजों का NPR लगेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में? मैंने बताया पासवर्ड आपसे पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में,
कहता है स्टूडेंट्स को सीटिंग अरेंजमेंट दे दें, मोबाइल नंबर बना दें, ठीक है, बुक्स को अरेंज करें, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए हम उसमें परमुटेशन लगाएंगे। अरेंज, रैंक, ऑर्डर, पोजीशन, बस ये याद कर लें। क्या क्या? अरेंज, रैंक, ऑर्डर, पोजीशन। तो परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सिलेक्शन चल रही होगी कि भाई सेलेक्ट करें, बाबर आजम को सिलेक्ट कर लें, हसन अली को सिलेक्ट कर लें, 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लें, तो क्या बन जाएगी? कॉम्बिनेशन। या चॉइस, आप कहते हैं कि जी ये मेरे पास 2 या 3 कलर हैं, इनमें से मैंने 2 कलर की चॉइस करनी है, तो चॉइस भी क्या हो जाएगी? कॉम्बिनेशन। या आप कहते हैं मेरे पास 3 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, मैंने 3 बंदों की कमेटी बनानी है, तो इतने मर्द हो सकते हैं, इतने, तो कमेटी बनाना, सिलेक्शन करना या कोई चॉइस देना, तो ये सिलेक्शन, चॉइस, कमेटी, ये किस में चले जाएंगे? कॉम्बिनेशन में। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता। फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर 1 बाय 1 परमुटेशन की बात की जाए तो परमुटेशन में जो पहली कैटेगरी है वो सिंपल परमुटेशन है। सिंपल परमुटेशन में आपको क्या कह देगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड? तो आपको अब कैसा पता चलेगा कि भाई ये परमुटेशन की कौन सी कैटेगरी है? सिंपल आपने वर्ड देख लेने हैं, इनमें कोई रेपिटेशन तो नहीं है। कंप्यूटर, COMPUTER, कोई रेपिटेशन नहीं है जी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सिंपल परमुटेशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड? कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई पाबंदी लगी ही नहीं, सिंपल वो पूछ रहा है कि अ वर्ड कंप्यूटर किस तरह आपने अरेंज करना है। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस कंप्यूटर वर्ड हैव नो रेपिटेशन सो इट इज अ सिंपल परमुटेशन। और सिंपल परमुटेशन का मतलब आपके पास टोटल नंबर भी 8 हैं और चॉइसेस भी 8 हैं। टोटल नंबर भी 8 और चॉइसेस भी 8। ठीक है, तो कंप्यूटर हैज 8 वर्ड्स एंड वी हैव 8 चॉइसेस। 8 ही वर्ड हैं और 8 ही चॉइसेस हैं, यानी कि सिंपल NPR लगेगा। ठीक है, बेशक आप यहाँ पे लिख दिया करेंगे कि NPR किसकी इक्वल होगा? 8P8। एक स्टेप कर दिया करें, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया तो कम से कम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, यहां तक एक स्टेप कर दिया करें। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, विच इज इक्वल टू 40320। तो ये आपकी क्या निकल आई? सिंपल परमुटेशन। अब सिंपल परमुटेशन में एक तो इंतहाई सिंपल थी, दूसरा क्या हो सकता है कि वो इसमें कुछ चेंजेस ले आए, जैसे कि क्या कह सकते हैं? हाउ मैनी वेज कंप्यूटर वर्ड बी अरेंज इफ C कम्स एट फर्स्ट पोजीशन। यानी कि एक वर्ड के बारे में उसने कहा भाई ये तो प्रिंसिपल साहब का बेटा है, ये तो पहले नंबर पे ही बैठेगा, तो इसको आपने पहले नंबर पे ही बिठाना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने टोटल N भी खा गए और एक चॉइस भी मार दी। 8 चॉइसेस थी और 8 ही आपके पास चांसेस थे, तो आपने क्या किया? 8 पोजीशन और 8 चांसेस। तो आपने क्या कर दिया? अब एक पहली सीट पे किसको बिठा दिया कि प्रिंसिपल साहब का बच्चा बैठेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अब आपके पास टोटल N भी 7 हो गए और चॉइसेस भी 7 हो गई। तो NPR क्या कहेगा? बेशक स्टार्ट आप NPR से लें कि NPR इज इक्वल टू 7P7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 7 फैक्टोरियल 5040। अब मुझे बताएं, जैसे ही कंप्यूटर वर्ड में रिस्ट्रिक्शन लगी, फिक्स्ड लगी, कभी कभी वो
तो वो वर्ड जो के 40320 बन रहे थे, कितने बन रहे थे? 40320 बन रहे थे, वही कन्वर्ट किस में हो गया? 5040 अरेंजमेंट्स में। अब हम कंप्यूटर की अरेंजमेंट्स कितने अंदाज में बना सकते हैं? 5040 अंदाज में। तो अंदाजा लगाया कि अगर एक सीट किसी को दे दी जाए कि ये जनाब आप ले लें, तो क्या रिजल्ट निकलते हैं? ठीक है, 40320 से एकदम फ्लिप होके आप 5040 पे पहुंच जाते हैं। उम्मीद है आपको बात बड़ी क्लियर समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें यह ख्याल करना है, ये ना हो कि मैंने तो शुरू में सी फिक्स करा दिया है, वो ये भी कह सकता है कि सेंटर में फिक्स करवा लो या एंड पे फिक्स करवा लो, तो सेम रिजल्ट करना ऐसे ही है। जिस जगह पे आपकी फिक्सिंग हो गई वहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ एन भी कम हो जाएंगे और चॉइस आर चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, चॉइसेस भी कम हो जाएंगी। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं इनकी और मजीद कैटेगरीज की तरफ। तो स्टूडेंट हम मजीद आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड में थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लेके आते हैं। एक तो सिंपल फिक्स करवाया कि एक ही वर्ड था, उसमें रिपीटिशन नहीं थी। मैं ये जो रिपीटिशन का लफ्ज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास परमुटेशन की एक कैटेगरी रिपीटेड परमुटेशन भी है जो कि इंतहाई सिंपल है। तो सबसे पहले क्या होगा जी? हाउ मैनी वेज अ लेटर एजुकेशन बी अरेंज्ड इफ वोवल्स रिमेन टुगेदर। यानी ये भी तो पूछ सकता है कि वोवल इकट्ठे भाई रहना चाहते हैं तो उनको रहने दें। दूसरी बात क्या पूछ सकता है? ऑल्सो फाइंड अरेंजमेंट व्हेन वोवल्स आर नेवर टुगेदर। वोवल्स आर नेवर टुगेदर ज्यादा पूछा जाता है, वोवल्स रिमेन टुगेदर बहुत कम पूछा जाता है। तो इसने वो फिक्स करवा रहा है। तो ये भी कौन सी है? सिंपल की फिक्स्ड कैटेगरी जो कि थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। मतलब थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस क्या करवाई उसने? हाउ मेनी वेज अ लेटर एजुकेशन बी अरेंज्ड इफ वोवल्स रिमेन टुगेदर, यानी ये भी उसने फिक्स करवा दिया। एंड आल्सो फाइंड अरेंजमेंट व्हेन वोवल्स आर नेवर टुगेदर, और वो अरेंजमेंट भी बताएं जिसमें वोवल्स ना इकट्ठे हों। इकट्ठे हों या ना इकट्ठे हों, पाबंदी लग गई। पाबंदी भाई, तो पाबंदी जब भी लगेगी तो पाबंदी का ख्याल करना है। तो सबसे पहले उसने पूछा कि वोवल्स रिमेन टुगेदर। सबसे पहले वो वर्ड लिखना है एजुकेशन, या जो भी, इवन बाज़ औक़ात वो लफ्ज वोवल्स भी लिख देता है, वोवल्स। तो वोवल्स में कितने हैं? ओ और ई हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात वो लफ्ज वोवल भी लिख देता है। तो ओ और ई, तो वो कहता है वोवल को अरेंज करके दें, यानी ये वर्ड 1 और 2। तो इसमें घबराना नहीं है, एक ही तरीका है, सिंपल तरीका है, मैं सिंपल वे में बताऊंगा। सबसे पहले क्या है? एजुकेशन में या वोवल दे दे, जो भी वर्ड आपको दे दे, अगर वोवल का पूछ रहा है तो वोवल बताओ हैं कितने। जैसा कि एजुकेशन का पूछ रहा है तो एजुकेशन में 5 वोवल EUAIO। तो ये कहते हैं हम एक कोने में रहना चाहते हैं या किसी जगह पे रहना चाहते हैं, क्योंकि सवाल वाला ये कह रहा है। तो इनको एक कोने में जब हम बांध देंगे तो ये एक ब्लॉक बन जाए। जब ये कहते हैं कि हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो इकट्ठे एक कमरा इनको अलाट कर देंगे। EUAIO को एक कमरा अलाट हो गया, यानी कि ये फिक्स हो गए। तो कॉन्सोनेंट कितने बच गए? बाकी DCTN 4 कॉन्सोनेंट, इन पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। तो DCTN ये साइड पे हो गया, वोवल्स एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब है ये एक चमगटा और DCTN ये मिलके टोटल अब हमारे पास कितने हो गए? टोटल N भी 5 और चॉइसेस भी 5। लेकिन ठहरिए, एक बात और, EUAIO इनको भी तो 5, एक कमरे में पांचों को किस तरह सोना है? ये भी तो कहेंगे भाई। ई कहेगा मैं पहले सोना चाहता हूँ, यू कहेगा नहीं मैं दूसरे नंबर पे सोना चाहता हूँ, ए कहेगा नहीं जी मैंने पहले सोना है। तो EUAIO ये जो 5 हैं ये भी तो आपस में अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इन पहले 5 ब्लॉक की अरेंजमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? NPR ये 5, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं लगाई,
इसने उसने अंदर वॉवल्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ई को पहले ही रखना है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी तो इन पे अंदर भी सिंपल परमुटेशन लगी। इसका मतलब अब आपको समझ आ रही है। अगर इन पे भी कोई फिक्स करा दिया जाता, वो कहते हैं कि यू पहले नंबर पे रहेगा, तो यहाँ पर 4p4 लगता। अब उसने कहा कि वोवल आज़ाद हैं लेकिन मिलके एक ब्लॉक बना लें, तो एक ब्लॉक बना लेंगे तो ब्लॉक की अरेंजमेंट N5R5 NPR 5p5 5p5 को कैलकुलेटर में डालें तो 120, यानी कि इस ब्लॉक की आपस में जो अरेंजमेंट है अंदर में एक कमरे में सोने की जो अरेंजमेंट बन गई 120। अब 1 2 3 5 ये अलहदा, ये तो अलहदा मिलके बनाएंगे, इनकी भी 5p5 बनेगी। ब्लॉक्स एंड कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट क्या बनेगी, n इज इक्वल टू 5 r इज इक्वल टू 5, तो दोनों की 5p5 120 वोवल्स ने आपस में अरेंजमेंट अंदर एक ब्लॉक की शक्ल में बनाई और 120 इन सब ने 5 ने मिलके बनाई, तो 120 टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएगी जब वोवल्स इकट्ठे एक जगह रहना चाहते हैं, तो 120 मल्टीप्लाई 120 14400, तो ये दोनों मिलके 1440 अरेंजमेंट्स बनाएंगे। ये थी टुगेदर की। क्वेश्चन वो अक्सर पूछ लेता है कि नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर में भी ये सारा फितना फसाद यहाँ तक आपने लेके आना है। यूं नहीं कहना कि भाई नेवर टुगेदर ऐसे खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। तो नेवर टुगेदर में खुद ब खुद बातें नहीं निकलेंगी, इसको डिस्कार्ड कर दें मैं, ठीक है। मैं इसका दूसरी साइड पे किया है। तो टोटल अरेंजमेंट्स जब वोवल्स इकट्ठे थे तो कितनी थी 14400। जब बात यहां तक उसने सिर्फ वोवल्स टुगेदर तक पूछी तो यहां तक छोड़ देनी है। लेकिन अगर वो कहता है कि वोवल्स आर नेवर टुगेदर, तो नेवर टुगेदर का हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। हम किस तरह बता दें कि जनाब साहब ई जो है एजुकेशन में ई कभी इधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी इधर बैठेगा, डायरेक्ट वे हमारे पास इसका कोई नहीं है। फिर भी हमने यही पापड़ दोबारा बेलने हैं। हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कहेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि वोवल्स इकट्ठे थे, यानी ये शीर शिकर बाहम मिलकर रह रहे थे, इकट्ठे थे, तो एजुकेशन हैज 5 वोवल, उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे कि कॉन्सोनेंट अलहदा थे। फिर हम एक अरेंजमेंट इसी तरह ही बनाएंगे कि वोवल्स आर टुगेदर, और टुगेदर की अरेंजमेंट इसी तरीके से बनाएंगे कि ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ये एक कमरे में रहेंगे। फिर बताएंगे कि एक कमरे में भी इनका झगड़ा खत्म करना है, तो कैसे खत्म करेंगे, जितने वोवल उतनी चॉइसेस उतने की अरेंजमेंट निकाल लेंगे। तो इनका झगड़ा भी कैसे खत्म करेंगे, फिर भी हमें चाहिए होगा। इनका झगड़ा खत्म किया, खत्म करने के बाद वैसा ही काम करेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि वोवल इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहने के बाद जो अरेंजमेंट बनेगी वो हम लिख लेंगे। यानी यहां तक आपने, अगर वोवल्स नेवर टुगेदर भी पूछता है तो यहां तक आपने इसी तरह आना है, ठीक है। अगर वोवल्स टुगेदर का पूछ लेता है तो फिर तो आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन कहता है कि नेवर टुगेदर, तो व्हेन वोवल्स आर नेवर टुगेदर में हम क्या करेंगे, सिंपल परमुटेशन लगा देंगे पूरी की पूरी एजुकेशन पे, एजुकेशन वर्ड पे पूरी सिंपल परमुटेशन, सिंपल परमुटेशन लगाएंगे तो टोटल वर्ड ना तो कोई रिपीटिशन हो रही है, तो 9 वर्ड्स हैं और 9 ही चॉइसेस हैं, तो NPR कितना 362880। टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लें। अब टोटल अरेंजमेंट्स क्यों निकालें भाई, टोटल में से हम उनको निकाल लेंगे जिसमें वोवल्स एक कमरे में इकट्ठे रह रहे थे, वो माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास वो परमुटेशंस या वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी जिसमें वोवल्स इकट्ठे नहीं रहना चाहते। कहते हैं जी मैं तो अपने अली दोस्त के पास सोऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सारे वोवल अगर सेपरेट फाइंड करने हैं कि ये अरेंजमेंट्स में सेपरेट नजर आए तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, तो डायरेक्ट वे नहीं है, इनडायरेक्ट वे में ही आना पड़ता है। हमें क्या करेंगे, NPR इज इक्वल टू 9P9, ये टोटल निकाल ली। सो अरेंजमेंट्स व्हेन वोवल्स आर नॉट टुगेदर क्या हैं,
टोटल परमुटेशंस माइनस परमुटेशंस व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। टोटल परमुटेशन में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे परमुटेशंस व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर थे। तो टोटल अभी हमने निकाली माइनस जब वोवेल्स इकट्ठे तो हमने क्या निकाली थी 144000। सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो जो आंसर आया 348480। तो ये इतनी अरेंजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें वोवेल्स इकट्ठे नहीं हैं। ठीक है, इसमें वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। क्या है? वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड की अगली क्या जो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी थी वो मैंने भी बहुत सिंपल अंदाज में समझा दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब सिंपल की थोड़ी थोड़ी सी सिंपल नुमा 1 और 2 कैटेगरीज करते हैं, फिर हम रिपीटेड और सर्कुलर परमुटेशन की तरफ जाते हैं। फिक्स्ड पे मैंने थोड़ा सा जोर इसलिए रखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही समझ नहीं आ पाती। तो फिक्स्ड में थोड़ी सी और सिंपल कैटेगरी क्या हो सकती है कि अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर रेट और ATE वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। यानी अब आपके पास मजीद क्लियरेंस हो जाएगी। रेट में कितने वोवेल्स हैं और A और E 2 वोवेल्स हैं। हम वही काम करेंगे कि नेवर टुगेदर हम निकाल डायरेक्ट नहीं सकते। हम फिर वही करेंगे कि वोवेल्स आर टुगेदर हैं। टुगेदर है तो AE मिलके एक ब्लॉक बना लेंगे और जितने बाकी कॉन्सोनेंट रह जाएंगे वो अलहदा। इस तरह इनकी नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3। तो ये इस टोटल की अलहदा होगी और AE ब्लॉक की अलहदा, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। AE ब्लॉक AE की अरेंजमेंट क्या बनेगी? NB2 है अंदर ब्लॉक में और RB2 है, तो 2P2 कितने बन गए? 2। अब हम इस टोटल की अरेंजमेंट निकाल लेंगे। 1 2 3 NB 3 है और चॉइसेस भी 3 है, तो NPR इज इक्वल टू 3P3। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 हो गए। यानी कि ब्लॉक और कॉन्सोनेंट इकट्ठी जो अरेंजमेंट है वो भी निकाल लेंगे। कितनी निकली? 6। अकेले ब्लॉक की 2, फिर ब्लॉक और कॉन्सोनेंट की इकट्ठे निकाल ली 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे जब वोवेल्स इकट्ठे हैं? वोवेल्स इकट्ठे हैं, 2 ब्लॉक की थी और 6 इसकी थी। 2 मल्टीप्लाई 6 12। तो हमें तो चाहिए टोटल, हमें तो चाहिए कि जब वोवेल्स इकट्ठे नहीं थे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे। टोटल व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट्स अब फिर क्या निकालेंगे कि अब हम अलहदा कर देंगे कि ये जो रेट वर्ड था इसका हम क्या करेंगे? टोटल परमुटेशन। टोटल परमुटेशन क्या निकल रही है? NB4 और PB4। तो NPR 4P4 24 निकल आई। तो अरेंजमेंट जब वोवेल्स नॉट टुगेदर या नेवर टुगेदर क्या था? टोटल माइनस वोवेल्स टुगेदर। टोटल 24 माइनस नेवर टुगेदर कितने निकले? 12 निकले, क्योंकि टोटल में से टुगेदर को माइनस करवाएंगे। टोटल में से टुगेदर को माइनस करवा देंगे तो बाकी निकल आएंगे। तो ये वोवेल्स की सिंपल कैटेगरी है। ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये नहीं इसे मिलता जुलता। अब एक और सिंपल स्टूडेंट्स की बाज़ औक़ात होता है या बॉस और प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट की एक अरेंजमेंट दे देते हैं। वो देते हैं कि जी एक पैटर्न में एक रोज़ लगी हुई हैं जिसमें प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट की बड़ी बनती है। ये तो कहते हैं जी हम इकट्ठे बैठेंगे, तो इन दोनों को इकट्ठा बिठाना पड़ जाता है। या ये होता है कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और को प्रेसिडेंट इकट्ठे बैठना चाहते हैं, या 3 बंदों को इकट्ठा बिठा देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, या 3 स्टूडेंट्स इकट्ठा मिलके बैठना चाहते हैं, 3 बंदे इकट्ठे मिलके बैठना चाहते हैं, या 2 मिलके इकट्ठे बैठना चाहते हैं। तो ये भी फिक्स्ड की ही कैटेगरी में आते हैं। क्या हुआ? अरेंजमेंट्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स व्हेन 3 वांट टू सिट टुगेदर इन अ रो। ये 3 बॉसेस इकट्ठे बैठना चाहते हैं, 3 स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठना चाहते हैं, 3 सेक्रेटरी इकट्ठे बैठना चाहते हैं, 2 सेक्रेटरी इकट्ठे बैठना चाहते हैं। सिंपल एक ही वे है। क्या करेंगे? अब चूंकि मेंशन नहीं है तो आप लिखें जितने नंबर थे, पहले सारे नंबर लिख दिए। 6 बंदे थे, 6 डाल दें। 1 2 3 4 5 6। 3 इकट्ठे रहना चाहते हैं। लेट हम कहते हैं कि वो ये 3 थे, कि ये 3 मिलके एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाएंगे तो ब्लॉक के अंदर पहले अरेंजमेंट की जाएगी। ब्लॉक के अंदर में टोटल नंबर और टोटल चॉइसेस देखी जाएंगी।
NPR 3 अंदर थे और 3 ही चॉइसेस थी, तो 6। ये तीनों किस अरेंजमेंट पे बैठ सकते हैं? 1 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3, यानी ये इस तरीके से समझ लग गई। इस तरीके से ये डिफरेंट अरेंजमेंट पे किस तरह बैठ सकते हैं। तो 6 अरेंजमेंट्स हैं, 6 अरेंजमेंट्स में ये बैठ सकते हैं ब्लॉक वाले। फिर ब्लॉक वाले एक ग्रुप और बाकी जो रह जाते हैं उनको भी मिला के टोटल कितने बन गए? 4। इन 4 की फिर अलहदा निकाली जाती है ब्लॉक एंड नॉन ब्लॉक अरेंजमेंट। N4R4 4B4 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं। तो ये मैंने इस तरह निकाली, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे तो 24। अब होता क्या है, जो ब्लॉक वाली अरेंजमेंट मल्टीप्लाई जो इकट्ठी अरेंजमेंट आई थी 6 मल्टीप्लाई 24, तो ये मिलके 144 वेज हैं कि ये स्टूडेंट सारे मिलके बैठ सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें एक और काम क्या कर सकता है, वो ये कह सकता है कि ये जो अली ए जो 1 है ये अली था, अली जो है वो हमेशा पहली पोजीशन पे ही बैठेगा। ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक बनेगा, जो ब्लॉक में जो अली है, अली कहता है मेरी पहली पोजीशन है। जब अली पहली पोजीशन पे चला हो गया तो अब ना तो अब n भी 2 बन गए, 1 और 2 ये 2 बच गए, तो n भी 2 बच गया और चॉइसेस भी आपके पास 2 बच गए। अब इस ब्लॉक में क्या सिचुएशन बनेगी आपकी? ब्लॉक बनेगा NPR 2P2 2P2 इज इक्वल टू 2। देखें, ब्लॉक में 3 बंदे रह रहे थे। एक ने कहा भाई ये मेरा पहला क्वार्टर होगा, या ये कहता है मैं तो पहले बेंच पे ही एक कोने पे मैं बैठूंगा, तो कोने की पोजीशन संभाल ली, या बॉस बन गया, या जो कुछ भी बन गया, तो एक ही सिचुएशन हो जाएगी। तो यानी कि इसने आपकी जगह बाकी 2 की जगह मार दी। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन n इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू NPR 2P2 इज इक्वल टू 2। नाउ टोटल क्या बन जाएंगे? 2 और 24 जो हमने पहले निकाला था, 48 वेज। देखा, उम्मीद है आपको फिक्स्ड वाला कंसेप्ट इजीली बैठ गया होगा। अब 2 इंतहाई सिंपल से कंसेप्ट हैं, एक है रिपीटेड परमुटेशन और एक है सर्कुलर परमुटेशन। यानी परमुटेशन की 3 कैटेगरीज ही हैं। तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट 2 कैटेगरीज की तरफ। सिंपल में तो सिंपल है, बहुत इजी है, NPR का रूल ही लग रहा है। फिक्स्ड में भी NPR ही लगता है, लेकिन फिक्स्ड में वो क्या कर देता है, वो फिक्स करवा लेता है, 2 चीज़ों को फिक्स करवा लेता है, 3 चीज़ों को भी फिक्स करवा ले। एक चीज़ को फिक्स करवा ले तो क्या करना है, 2 को करवा ले और 3 को करवा ले या 4 को करवा ले। वो मैंने सारे केसेस आपको बड़े 1 बाय 1 बड़े इजीली अंदाज में समझाए। सिमिलरली अब हम फिक्स्ड और रिपीटेड दोनों मिलके इकट्ठा करेंगे कि रिपीटेड में क्या है और रिपीटेड में फिक्स्ड आगे क्या चीज़ है। रिपीटेड परमुटेशन की एक ही फार्मूला लग रहा है, जो फार्मूला लगाना है वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल। तो देख ले, यहाँ पे NPR वाला लॉ नहीं लग रहा, बल्कि डायरेक्टली फैक्टोरियल लग रहा है। n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3। ये जो n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है n2 के फैक्टोरियल से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n3, और ये सो ऑन। यानी कि आपको एक बहुत बड़ा वर्ड दे दें और उसमें 5 6 7 8 वर्ड रिपीट हो रहे हों, तो ये डिवाइड में जाके रिपीटिशन के साथ आते जाएंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं, रिपीटेड परमुटेशन बहुत सिंपल है, सिंपल से भी सिंपल है। मिसाल के तौर पे वो आपको एक वर्ड दे दे इंजीनियरिंग, और आपको कहें कि इसकी अरेंजमेंट बना के दें, मुझे इंजीनियरिंग की अरेंजमेंट करके दें, तो आपने देख लेना है कि क्या इंजीनियरिंग को अरेंज। तो मैंने सबसे पहले देखिए आपको सिंपल भी पढ़ाया, तो मैंने क्या कहा था कि रिपीटिशन देखनी है, कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रही। अगर सिंपल में भी रिपीटिशन हो रही है तो कंफर्म आपने रिपीटेड परमुटेशन पे वापस आ जाना है, वो सिंपल नहीं लगानी। इंजीनियरिंग बी अरेंज क्लियरली इट इज रिपीटेड परमुटेशन। इसको इंजीनियरिंग को देखें तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिपीटेड परमुटेशन है। कैसे जी? ई रिपीट हो रहा है 3 टाइम, 1 2 3, तो ये हमारा n1 बन जाएगा। जो n है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम, ये हमारा n2 हो जाएगा। g रिपीट हो रहा है 2 टाइम, ये हमारा n3 बन जाएगा। i रिपीट हो रहा है हमारा 2 टाइम, ये हमारा n4 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा n4 हो जाएगा।
आपने टोटल भी काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए? 11 हैं टोटल। और टोटल के बाद जितने रिपीट हुए वो सारे लिख लेने हैं। जितने रिपीट होंगे उनको N1 N2 N3 N4 तक लेते जाना है। ठीक है, ले गए। तो जितने रिपीट हुए थे उसके मुताबिक अब ये सारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिखें कि n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n4 का फैक्टोरियल। तो n4 के फैक्टोरियल तक ले जाके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो एड्रेस हो रहा है उसमें जो रिपीटिशन हुई है वो सिर्फ 4 चीजों की हुई है, और कितने टाइम हुई है वो सिर्फ लिखना है। ये नहीं लिखना कि ये जी क्या हुआ है। जितने E3 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 का फैक्टोरियल, N3 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 का फैक्टोरियल, G2 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 का फैक्टोरियल, I2 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 का फैक्टोरियल। और ऊपर जो है टोटल कितना था? 11। तो 11 का फैक्टोरियल 399168000, और इनका इकट्ठा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में निकालोगे तो 144। अब ये एक स्टेप इसलिए करना है कि इतनी एथिक्स तो होनी चाहिए, इतना करना चाहिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम वो 4 नंबर देने के काबिल तो हो। तो आपने 11 का फैक्टोरियल अलहदा लिखना है, इनका मल्टीप्लाई करके अलहदा लिखना है, फिर इनको सिंपल अगले स्टेप में डिवाइड करवाना है, और आपका आंसर 277,200। तो रिपीटेड परमुटेशन इंतहाई सिंपल। ठीक है, अच्छा जी। रिपीटेड परमुटेशन में एक और दिया क्या है जी, हम जरा थोड़ा सी ब्रॉड कैटेगरी में ले जाते हैं। ब्रॉड कैटेगरी क्या हो कह सकते हैं जी? मिसिसिपी। मिसिसिपी ये क्या है? ये अमेरिकन स्टेट है। मिसिसिपी आपको लिख दे और कहें जनाब इसकी अरेंजमेंट्स बताएं, मिसिसिपी की कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? देखेंगे कि ये टोटल वर्ड कितने हैं। पहले तो टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपके टोटल कितने बन गए? 11। अब रिपीट देखें कि रिपीट कितने हुए हैं। हाँ जी, M रिपीट हुआ है? नहीं हुआ, तो कोई जरूरत नहीं है बताने की। I रिपीट हुआ है 4 टाइम, तो N1 इज इक्वल टू I है, और ये 4 टाइम रिपीट हुआ है। N2 क्या है? S है, S भी 4 टाइम रिपीट हुआ है। N2 क्या है? S भी कितने टाइम रिपीट हुआ है? 4 टाइम। N3 क्या है? P, और P कितने टाइम रिपीट हुआ है? ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो टोटल N इज इक्वल टू 11। तो क्लियरली ये कहानी लाजमी लिखनी है। मैं जरा थोड़ा से डायरेक्टली शॉर्टकट मार दिए हैं। आप लिखोगे कि क्लियरली इट इज रिपीटेड परमुटेशन, ये बात लिखोगे क्लियरली इट इज रिपीटेड परमुटेशन। फिर आप फार्मूला लिखोगे कि रिपीटेड परमुटेशन का फार्मूला क्या है। फिर जाके आप बताओगे मेरा N1 क्या है, N2 क्या है, N3 क्या है, और फिर आप फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट करोगे। मैंने डायरेक्टली जरा छलांग मारी है, तो ये छलांग आपने पेपर में नहीं मारनी। लिखना है कि क्लियरली इट इज रिपीटेड परमुटेशन, ये लिखना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, और यानी कि इन सब का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। ये लिखने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 36650 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी रिपीटेड परमुटेशन। लेकिन पेपर में बाज़ औक़ात वो रिपीटेड के साथ फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन भी मिला देते हैं, तो तब क्या करना है? तो आते हैं। लेट से वो ये कह देता है कि जो S है वो इकट्ठे रहना चाहते हैं। S के बारे में वो बयान दे दे कि मिसिसिपी इसकी परमुटेशन या इसकी अरेंजमेंट बना के दे। अरेंज लफ्ज़ क्या होगा? परमुटेशन में अरेंजमेंट आती है। अरेंजमेंट कहे और कहे कि जो S हैं वो इकट्ठे टुगेदर रहना चाहते हैं। क्या लफ्ज़ बोलेगा? टुगेदर लिखा होगा कि S जो है वो रिपीटेड में भी इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो फिर आपने इसको मिसिसिपी को दोबारा सही तरीके से किस तरह लिखना है? MI और 3 S इकट्ठे लिख लेने हैं, और बाकी जो रह गए हैं वो आगे लिख देने हैं। ठीक है, ये जो ट्रिपल S है ये मिलकर 4 S हैं, ये मिलकर एक ब्लॉक बना लेंगे। क्या कर लेंगे? ये एक ब्लॉक बना लेंगे। वहां पे तो हमने अलग अरेंजमेंट चेक की थी, तो इस ब्लॉक की अरेंजमेंट अलग चेक करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चारों सेम शक्ल के हैं, जो जिस बेंच पे बैठ जाए। ठीक है, ट्रिपल S 4 S
चार एस क्या है, हम शक्ल हैं, सेम शक्ल के हैं, तो एस जिधर मर्जी बैठ जाए एस ही नजर आएगा। ठीक है, तो एस एस एस, ठीक है, चारों भाई हैं, जड़वा भाई। ठीक है, क्या होगा, ये चारों सेम है, तो इनकी अलहदा ब्लॉक की परमुटेशन की जरूरत अब नहीं रही। अब ये अलबत्ता काउंटिंग में एक शुमार होंगे, ये चार एस एक हो जाएंगे, तो 1 2 3 ये पूरा ब्लॉक एक बन जाएगा, 4 5 6 7 8। बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उस पे उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ठीक है, बाकी चौका कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगी, तो बाकियों के साथ ऐसे ही काउंटिंग होगी 1 2। लेकिन ये ट्रिपल जो चार एस थे इनका एक ब्लॉक, 4 5। अब टोटल एन आपके 11 की बजाय क्या बन गए, 8। टोटल एन पहले 11 थे, अब 8, इन चार एस ने मिल के एक बन गया। तो अब बाकी चीजें रिपीट में देखनी है, इस एस को इग्नोर मार देना है, क्योंकि ये चारों मिलकर एक बन गए हैं। जब ये एक बन गए हैं तो रिपीटेड परमुटेशन में जो मिलके एक बने हैं इनको इग्नोर मार देना है। क्या कर देना है, इग्नोर। तो आपने बाकी काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिपीटेड में भी जाएंगे तो बाकी रिपीट वाले चेक करने हैं, इनको रिपीट में भी नहीं लेके आना। देखो आई रिपीट हुआ है 4 टाइम, ये N1 बन जाएगा। P रिपीट हुआ है 2 टाइम, ये N2 बन गया है। और S तो जनाब साहब रिपीट तो हुआ है लेकिन वो ब्लॉक बन गया, इसलिए अब वो रिपीटिशन में काउंट नहीं होगा, रिपीटिशन में काउंट नहीं होगा। अब नीचे सिर्फ N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N2 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, पहले 3 भी शामिल था। अब रिपीटेड RP क्या बन जाएगी, N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई N2 का फैक्टोरियल। N का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 क्या था, I 4 दफा रिपीट हुआ था, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई P कितने टाइम रिपीट हुआ था, 2 टाइम, 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का फैक्टोरियल 40320 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल 48 डिवाइड कराएंगे तो 840। तो मिसेसिपी में जब कोई से भी वो जो अरेंजमेंट को मिक्स करवा दे, कहे कि ये फिक्स्ड हो गया है, तो फिर क्या होगा, वो मिलकर एक ब्लॉक बनेंगे और उन ब्लॉक के अंदर परमुटेशन अब नहीं लगानी, क्योंकि वो हर जगह से सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्लियरली। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ताकि थोड़ा सा आपका व्यू फिक्स्ड पे मजीद क्लियर हो जाए। बैलून भी क्लियरली पता चल रहा है रिपीटेड परमुटेशन है, L2 टाइम आया, O2 टाइम आया। लेकिन यहां पर वो दो तरह के सवाल, एक तो वो कहे कि बैलून का अकेला निकाल के दो, बैलून का क्या रिपीटेड परमुटेशन बन सकती है। जिस तरीके से मिसिसिपी की हमने पहले अकेली निकाली और फिर हमने कोई चीज फिक्स करवा ली। यहां पर अगर वो डायरेक्टली दे दे कि भाई ओ जो है वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, स्टे टुगेदर रहना चाहते हैं, क्या लफ्ज बोलेगा, स्टे टुगेदर रहना चाहते हैं। वहां पे उसने क्या बोला था कि सारे एस स्टे टुगेदर रहना चाहते हैं, यहां पे ओ स्टे टुगेदर रहना चाहते हैं। तो फिर क्लियरली क्या बन जाएगा, BALLOON 1 2 3 4 और ये डबल ओ मिलके एक बन जाएंगे 5 और 6, तो टोटल N 6। अब बाकी रिपीटेशन देखेंगे, ओ को इग्नोर मार देना है कि ओ रिपीट हो रहा है, लेकिन होता रहे, क्योंकि हमारी ब्लॉक से वो तो ब्लॉक बना लिया है उसने तो फैसला कर लिया है कि जी हमने तो अलहदा रहना है, तो अलहदा रहे। तो L रिपीट हुआ है, बाकी वर्ड देखने हैं, बाकी वर्ड में L रिपीट हुआ है 2 टाइम और बस वही N1 है, इसके अलावा कुछ रिपीटेशन नहीं है। तो क्या होती है रिपीटेड परमुटेशन, N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस केस में क्या होगा, सिर्फ N1 का फैक्टोरियल डिवाइड होगा, सिर्फ क्या होगा, N1 का फैक्टोरियल, बाकी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा, N इस केस में 6 था, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, डिवाइड कराएंगे तो 360। उम्मीद है आपको समझ आई होगी परमुटेशन, रिपीटेड परमुटेशन। तो रिपीटेड परमुटेशन सिंपल परमुटेशन से अलग है थोड़ी सी, लेकिन सेम लॉज लग रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें हमारी एक कैटेगरी है सर्कुलर परमुटेशन, जो आपकी बुक्स में दी गई है, वो सिंपल, फिक्स्ड, रिपीटेड और सर्कुलर। ये 4 पैटर्न फिलहाल दिए गए, और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल आप हमेशा जो फिक्स है वो सिंपल के साथ भी आएगा, फिक्स्ड रिपीटेड के साथ भी आएगा और फिक्स्ड सर्कुलर के साथ भी आएगा। यानी फिक्स्ड वाला कंसेप्ट जो है सिंपल के साथ भी है, रिपीटेड के साथ भी है और सर्कुलर के साथ भी है, ये आपने याद रख लेना है। सिंपल के साथ आपने क्या करना है, रिपीटेड में क्या करना है और सर्कुलर में क्या करना है, बस ये याद रखना है।
सर्कुलर और सिंपल में फिक्स्ड का सेम कंसेप्ट है, यानी फिक्स्ड अगर सिंपल के साथ आ जाए तो हम जिस तरीके से ब्लॉक की अलग परमुटेशन निकालते हैं, ब्लॉक की अलग परमुटेशन निकालेंगे। फिक्स्ड का सर्कुलर के साथ आ जाए तब भी हम सेम काम यही करेंगे कि जो जिसने ब्लॉक बनाया था ब्लॉक की अलग परमुटेशन भी लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाकी के साथ। और अगर फिक्स की रिपीटेड के साथ आ जाए तो रिपीटेड में चूंकि सारे हम शक्ल होते हैं इसलिए ब्लॉक की परमुटेशन हमने नहीं लेनी, ब्लॉक की परमुटेशन हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, सिंपल उसको इग्नोर मार देना है, उसको रिपीटेशन में भी नहीं लेना बल्कि उसको एक कैटेगरी शुमार कर लेना है और टोटल नंबर ऑफ एंड्स उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियरली हो गई ये बात। अब हम इसी सिंपल से कंसेप्ट को सर्कुलर पे अप्लाई करते हैं। सर्कुलर में एक ही जिस तरीके से रिपीटेड का अलग फार्मूला है, सर्कुलर का भी अपना फार्मूला है। सर्कुलर कहता है कि जितने आपके पास अरेंजमेंट हैं, अगर वो सर्कुलर में आपसे अरेंजमेंट मांग रहा है, राउंड टेबल की शक्ल में मांग रहा है, वो कहता है कि ये एक राउंड टेबल में बैठना चाहते हैं, ये एक राउंड स्क्वायर में बैठना चाहते हैं, ये एक राउंड सर्कल में बैठना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सर्कुलर। तो सर्कुलर परमुटेशन क्या है? जैसे कि क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज 8 बॉयज सिट अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड लफ्ज आ गया, राउंड टेबल पे 8 बॉयज बैठना चाहते हैं। एक बिल्कुल सीधा साधा सा सवाल। ठीक है, कौन सी लगेगी? सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है? n-1 का फैक्टोरियल, जितने थे उसमें से एक बॉय को माइनस कर दिया, 8-1 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 5040। तो सिमिलरली रिपीटेड भी और ये भी सर्कुलर का जो अलग फार्मूला है ये याद रखना है बस। अब ये हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा इसे ब्रॉड कैटेगरी में। ब्रॉड कैटेगरी में क्या हो सकता है कि वो आपको कहते हैं कि हाउ मेनी वेज 4 men and 4 women sit around a round table if men and women sit alternatively। कि मैन और मैन के साथ एक वोमेन बैठे, मैन और वोमेन के एक वोमेन बैठे, अल्टरनेटिवली आ जाए। तो एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, ये होता है कि ये बाज़ औक़ात यूं दे देते हैं, हाउ मेनी वेज 4 men and 4 women sit around a round table if men and women sit alternatively। यानी बाज़ औक़ात sit alternatively दे लेते हैं और बाज़ औक़ात ये लफ्ज़ लिखते हैं कि are no two women या men sit together। वो ये भी लिख लेते हैं no two women और men sit together। men का भी कह सकते हैं कि दो मैन इकट्ठे नहीं बैठ सकते या दो औरतें इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब यही होता है कि मर्द के बाद एक औरत ने बैठना है, मर्द के बाद एक औरत ने बैठना है, ये अल्टरनेटिवली, यानी ये इसका एक दूसरे का ये वर्ड। और फिर क्या करेंगे, यानी कि मैन वो मैन, मैन वो मैन, मैन वो मैन, मैन वो मैन। यानी मैंने एक थोड़ा सा यू शेप बनाने की कोशिश की है, तो समझें इसको। ठीक है, कि ये सर्कुलर पैटर्न में ही आता है। तो क्लियरली ये आपने लिख देना है कि ये कौन सा पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है। लेकिन अब उसने मैन और वोमेन 2 कैटेगरीज ले आया, इवन 3 कैटेगरीज भी ले आया, तो आपने सर्कुलर सिर्फ एक पे लगानी है, दूसरे की नॉर्मल परमुटेशन लगेगी, दूसरे पे नॉर्मल। यानी कि अगर वो सर्कुलर में आपको 2 मुख्तलिफ जेंडर्स बिठवा रहा है या 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग बिठवा रहा है, वो कहता है मैन वो मैन बिठाने हैं, यानी क्वालिटेटिव नेचर्स के हिसाब से आपको सेग्रीगेशन दे देता है। तो आपने याद रखना है कि सर्कुलर एक पे लगेगी और दूसरे पे नॉर्मल लगेगी और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब कितनी कैटेगरीज हैं? 2 कैटेगरीज हैं, मैन और वोमेन। तो मैन और वोमेन और ये सारे राउंड टेबल बैठना चाहते हैं राउंड में। देखा किस पे बैठना चाहते हैं? राउंड। राउंड का मतलब है कि सर्कुलर। अब सर्कुलर सिर्फ एक पे लगेगी, मैन पे लगा दो या वोमेन पे लगा दो और दूसरे के नॉर्मल परमुटेशन लगेगी। सर्कुलर परमुटेशन मैंने मैन पे लगाई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल परमुटेशन ऑन वोमेन। यानी एक पे अब नॉर्मल लगेगी और एक पे सर्कुलर लगेगी। तो सर्कुलर क्या लगेगी? n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई वही NPR को अप्लाई कर दिया है। सिंपली वैल्यू उठाओ लगाओ, मैन भी 4 थे, वोमेन भी 4 थी, 4-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, ये दोनों मिलके क्या बन गए? 144। तो अब फिर दोबारा सुन लें, अगर वो क्या कह दे कि 4 मैन और 4 मैन बैठना चाहते हैं राउंड में, तो सर्कुलर परमुटेशन एक पे लगेगी और एक पे नहीं लगेगी, एक फिक्स करवाया जाएगा। ठीक है,
मैन पे लगा दे या वो मैन पे लगा दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे पे आपने नॉर्मल परमुटेशन मल्टीप्लाई में लगानी है। क्लियरली इट इज अ सर्कुलर, तो सर्कुलर ऑन किस पे लगेगी, मैन मल्टीप्लाई जो नॉर्मल परमुटेशन एनपीआर जो हम नॉर्मल लगाते आए हैं, पहला केस शुरू वाला, तो वो हम फीमेल पे लगा दें, या फीमेल पे लगानी है सर्कुलर तो मैन पे नॉर्मल लगा दें, मल्टीप्लाई करें, सिंपली आपका आंसर। उम्मीद है ये दो कैटेगरीज नॉर्मल और इसकी इजीली आपको समझ आई होंगी। अब हम मूव करते हैं फिक्स्ड वाली कैटेगरी की तरफ। फिक्स कैटेगरी में वो क्या आपसे पूछ सकता है, कहेगा कि हाउ मेनी वेज 7 पीपल 8 पीपल या 9 पीपल, कुछ भी कह दे, 7 पीपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल, यानी कि फोकस किस पे होगा आपका, राउंड कहीं तो नहीं लिखा आ रहा, राउंड टेबल। इफ ए एंड बी मस्ट सिट टुगेदर, ए और बी की जगह पे कुछ और भी नाम इस्तेमाल कर सकता है, अली अकरम, ये इकट्ठे बैठना चाहते हैं जी, यार दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, इकट्ठे मिलके रहना चाहते हैं, तो सर्कुलर एंड फिक्स्ड का अब कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी दो को इकट्ठा जब वो मिला के बात करेगा या 3 दोस्तों को इकट्ठा मिला के बात करेगा, तो इसका मतलब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सर्कुलर में। अब आप क्या लिखोगे, अगर उसने ए बी लफ्ज यूज किया है तो बाकी आप खुद से इस्तेमाल कर लो, पहले 7 पूरे कर लो, 7 पूरे करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 पूरे हो गए, लेकिन इन दोनों ने मिलकर एक ब्लॉक बना लिया, इन्होंने कहा भाई हमने तो इकट्ठे बैठना है, जहां भी है, चाहे सेंटर में बिठा दो, चाहे साइड पे बिठा दो, या जिस साइड पे बिठा दो, हमारा एक ब्लॉक बनेगा, तो इनका एक ब्लॉक बन जाएगा, ये दोनों ब्लॉक मिलके एक बन जाएंगे, और बाकी 2 3 4 5 6, अब n कितने हो जाएंगे, 6। तो अब जब सर्कुलर लगाएंगे तो सर्कुलर क्या बनेगी, 6 - 1, क्योंकि अब टोटल इन्होंने अलग ब्लॉक भी बना दिया है, ठीक है। लेकिन क्लियरली देख लो ये हम शक्ल नहीं है, जिस तरीके से रिपीटेड में सारे हम शक्ल इकट्ठे हो गए थे, तो वहां पे हमने ब्लॉक के साथ कुछ भी नहीं किया था, ब्लॉक को इग्नोर मार दिया था, यहां पे ब्लॉक को इग्नोर नहीं मारना, ब्लॉक पे सिंपल जो है वो लगा देनी है, क्या लगा देनी है, सिंपल परमुटेशन। तो ब्लॉक में कितने लोग हैं, 2, इसका मतलब है 2 ही n है और 2 ही चॉइसेस हैं, 2 ही n है और 2 ही चॉइसेस हैं, तो ब्लॉक ए बी सेपरेट ब्लॉक बना रहा है n2 r2, तो npr लगेगा 2p2 क्या 2 बन जाएगा, तो ब्लॉक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सर्कुलर परमुटेशन। और ओवरऑल क्या लगेगी, आप सर्कुलर परमुटेशन लगेगी 1 2 3 5, n-1 का फैक्टोरियल 6 - 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल 120, यानी पहले ओवरऑल पूरे पे लगाई, फिर इस ब्लॉक पे लगाई, और ब्लॉक मल्टीप्लाई सर्कुलर परमुटेशन, तो ब्लॉक सेपरेट ब्लॉक मल्टीप्लाई सर्कुलर परमुटेशन मिलके 240, तो ये इतना सा आया, तो यहां तक ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछ ले, ये कहे कि भाई ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जिगरी यार तो है नहीं, ये कहते हैं कि ये मैंने इसके साथ तो बैठना ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं बैठना, ये एक कोने में बैठेगा तो मैं दूसरे कोने में बैठूंगा, ठीक है, यानी इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। अब वो कहता है कि नेवर सिट टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर में भी मेहरबानी करनी है कि ये सारा काम इसी तरह करना है जिस तरह हम किस में करवाते थे, फिक्स्ड और सिंपल केस में, कि वोवल्स नेवर टुगेदर, वही वाला केस याद कर लो, क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अब सिर्फ यह है कि सर्कुलर, उसी तरीके से सर्कुलर एंड फिक्स का जिक्र करेंगे। पहले हम कहेंगे कि जनाब साहब आप तो कह रहे हैं ये जानी दुश्मन है, हम नहीं मानते, हमने इसकी बात नहीं माननी, हमने वही केस निकालना है कि ए और बी इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, ए और बी इकट्ठा ब्लॉक बना लेंगे 1 2 3 5 6, इसी तरीके से करते करते यहां तक सेम स्टेप्स होंगे कि हम इनका वो केस निकालेंगे जिसमें ये इकट्ठे रह रहे हैं या इकट्ठे एक जगह पे हैं, इकट्ठे एक जगह पे है। इसके बाद हम ये मानेंगे कि ए बी सी डी ई एफ ये पूरी की पूरी परमुटेशन निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोटल सर्कुलर परमुटेशन निकाल लेंगे कि हम ए बी को अलहदा मानते हुए ए बी सी डी ई एफ जी तक कितने बनते थे, 7। अब हम टोटल क्या लेंगे, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये अलहदा कर लेंगे, ये अलहदा मान लेंगे, टोटल की परमुटेशन निकाल देंगे। टोटल की परमुटेशन क्या आएगी, सिंपल क्या आएगी, सर्कुलर ही आएगी। निकलेगी क्या, यहां पे मेहरबानी करनी है कि निकालनी सर्कुलर है बस, ये नहीं कि इसको भी एनपीआर के तहत निकाल देना। भाई ये सारे सर्कुलर में राउंड में बैठे हुए हैं, राउंड वाला ला लगाना है, वहां पे सिर्फ
फिक्स्ड और सिंपल का सिंपल केस क्या था, फंडा था, वो फंडा कहता था कि आपने एनपीआर ही लगाना है। जब फिक्स्ड और सर्कुलर का फंडा चलेगा आपस में, तो इस फंडे में आपने सर्कुलर को इग्नोर नहीं मारना। जब आप टोटल निकालेंगे तो सर्कुलर केस ही लगेगा। क्या लगेगा, n-1 का फैक्टोरियल 7-1 का फैक्टोरियल जो कि 6 फैक्टोरियल बनता है 720। तो टोटल में से ये जो मेहरबानी करके इकट्ठे रह रहे थे इनको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो हमारे पास नेवर सिट टुगेदर निकलेगा। तो नेवर सिट टुगेदर में क्या निकलेगा, टोटल माइनस सिट टुगेदर। पहले टोटल निकालना है फिर सिट टुगेदर। टोटल क्या था, अब टोटल फिर याद रखना है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, सर्कुलर पैटर्न था, राउंड टेबल था, तो सर्कुलर में एनपीआर फिर नहीं लगेगा टोटल के लिए, तो टोटल के लिए भी n-1 फैक्टोरियल लगेगा। वह माइनस जो सिट टुगेदर है, और सिट टुगेदर में पहले उनका ब्लॉक बना देंगे, फिर वो कहेंगे कि अब सर्कुलर में हमारे पास 7 नहीं है 6 हैं, फिर 6-1 और 6-1 का ब्लॉक के अंदर जो रह रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई और सिंपल फिर सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे इसको टोटल में से। तो समझ आ गई, नेवर सिट टुगेदर, आपस में मिक्सअप नहीं करना। मेरा लेक्चर दोबारा गौर से सुन लेना, पीछे से 1 से 2 बार भी सुनोगे, ये 3 बार सुनोगे, जिनका ज्यादा इशू है तो 3 बार में एकदम क्लियर, और जो सिंपल फंटास है वो उम्मीद है पहली ही सिटिंग में क्लियर मार जाएंगे। जिनको क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा बैक पे जाएं, मेरा फिर गौर से सुने बात, ठीक है, वो क्लियरली कर लें तो इंशाल्लाह दोनों क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब सिर्फ आखिरी ये बात हो सकता है वो ये कह दे कि 3 दोस्त इकट्ठे रह रहे हैं, यानी मैंने सिर्फ थोड़ा सा केस को एक्सटेंशन दिया है इसी केस को, कि हाउ मेनी वेज 7 पीपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ ए बी और सी आ गए। क्या आ जाए, ए बी सी 3 जिगरी यार इकट्ठे हो गए। ये कहीं बचपन में इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे डायरेक्टर लग गए, तो इन्होंने कहा भाई अब मीटिंग आई है तो हमने तो भाई इकट्ठा बैठना है, हमने तो बहुत सारी बातें खिसपिस करनी है, डिस्कस करनी है। तो ए बी सी इकट्ठे हो गए तो ये 3 मिलके अब क्या बना देंगे, एक ब्लॉक DEFG 2 3 4 5। पहले क्या था 7 जब सिंपल थे, जब 2 दोस्त इकट्ठे हुए तो 6 बन गए, जब 3 दोस्त इकट्ठे होंगे तो कितना ब्लॉक बन जाएगा 5। ब्लॉक अब ने 3 को खा लिया, ठीक है। तो अब सर्कुलर परमुटेशन पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1 2 3 5 5-1 सर्कुलर मल्टीप्लाई ब्लॉक। ब्लॉक में कौन कौन रह रहा है, ABC, तो ABC की परमुटेशन क्या लगेगी, NB3 RB3, सिंपल परमुटेशन ब्लॉक पे हमेशा सिंपल याद रखना है। ब्लॉक पे क्या लगेगी, सिंपल परमुटेशन। NPR 3P3 क्या आया 12, ठीक है, क्या आया 3P3 12। तो अब क्या होगी, टोटल क्या बनेगी, ब्लॉक मल्टीप्लाई सर्कुलर परमुटेशन। इस केस में क्या बनेगी, ब्लॉक में हमारी क्या बनी थी 12 मल्टीप्लाई सर्कुलर कितनी थी 48 निकली, और आंसर 476। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। परमुटेशन का एक एक केस मैंने अलग कर से डिस्कस कर लिया। अब आपके पास पेपर में SLO बेस पे जिस तरह का भी क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है, ज्यादातर यही चल रहा है या कुछ इस तरह के हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन में क्या कुछ आ सकता है और क्या कुछ पूछ सकता है। फ्रॉम अ 7 men and 5 women a committee of 6 to be formed, ठीक है। ये मैन वोमेन की जगह पे कुछ भी चेंज कर सकता है, इंजीनियर्स या इस तरीके से डॉक्टर्स, इस तरह के डिफरेंट वर्जन इस्तेमाल होते हैं, तो उस पर घबराना नहीं है, मेन तरीका एक ही है। कमेटी ऑफ 6, बस फोकस करना है कि टोटल डॉक्टर कितने थे तो इंजीनियर कितने थे, मैन वोमेन का जिक्र था तो टोटल वोमेन कितने थे और वोमेन कितनी थी और मैन कितने थे, और कमेटी कितने की बनानी थी, बस। और क्वेश्चन पे फोकस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पार्ट वो कह रहा है कि टोटल वेज टू फॉर्म द कमेटी, कि टोटल वे हम किस तरह कमेटी बना सकते हैं। तो टोटल वे इंतहाई सिंपल होता है, मैन वुमेन दोनों को प्लस करके 12, टोटल n आपके 12 बन गए, और बनानी कितनी कमेटी थी 6। तो सीधी सी बात NCR। अब देखा कॉम्बिनेशन लगेगा, क्यों लगेगा कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन की बात हो रही है, कमेटी सिलेक्ट हो रही है। तो क्या बनेगा 12C6 सिंपल 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, यहां तक स्टेप करने हैं, फिर बेशक डायरेक्टली आंसर लिख देना है, कम से कम इतने मार्क्स तो मिले ना।
फिर जी पहला केस तो टोटल वेज होगा, तो टोटल वेज में दोनों को प्लस और डिवाइडेड बाय जितनी चॉइसेस थी। दूसरा तरीका वो ये कह सकता है कि मेन ही ना सिलेक्ट करो या वोमेन ही ना सिलेक्ट करो, तो क्या है वो कहेगा कि नो वोमेन्स कैन बी सिलेक्टेड, वोमेन होनी ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि 7 में से 6 मर्द ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन मर्दों की सिलेक्शन करनी है, ये नहीं कि टोटल बना लेनी है। टोटल था वो जब उसने पूछा था टोटल वेज, अब वो कह रहा है कि औरतें सिलेक्ट ही नहीं करनी, सिलेक्ट ही नहीं करनी तो सिर्फ मेन उठाए जाएंगे। 7C6 कमेटी कितने की बनानी थी? 6 की, तो मर्दों में से 6 सिलेक्ट और 7 आंसर, अगर कोई वोमेन ना सिलेक्ट हुई। एग्जैक्टली 2 वोमेन, जब एग्जैक्टली 2 वोमेन होगी तो सिर्फ 2 वोमेन ही उठानी है, और कितनी में से उठानी है? जितनी गिवन थी, कितनी थी? 5C2 एग्जैक्टली 2 वोमेन मल्टीप्लाई, बाकी किधर जाएंगे? भी बनानी तो 6 की है, 2 तो ये हो गई, तो 6 की कैसे बनेगी कि 7 में से 4 मर्द भी सिलेक्ट हो जाएं, तो 7 मर्दों में से 7C4 मल्टीप्लाई 5C2, 5C2 एग्जैक्टली ये वाला केस, और बाकी जो रिमेनिंग 6 की पूरी करनी है, 6 की पूरी करनी है, तो मल्टीप्लाई 7C6, 7 मर्दों में से 4 मर्द सिलेक्ट कर लें और मल्टीप्लाई करें। ये देखें 15 मल्टीप्लाई 10, इसकी भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, और 150। तो इस चौथा केस क्या पूछ सकता है? चौथा केस कह सकता है कि एट लीस्ट 4 मैन, यानी एट लीस्ट का जब जिक्र करे तो वापस नहीं आना, लीस्ट से लेके नहालिस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो क्या होगा? एट लीस्ट 4 मैन, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर चढ़े हैं, एट लीस्ट 4 मैन। तो क्या होगा? 7C4 से स्टार्ट लेना है, यानी मर्द आपने स्टार्ट करने हैं, 4 मल्टीप्लाई, फिर औरतें कितनी बच जाएंगी? फिर तो 2 औरतों की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कमेटी तो 6 की है। 5C2 प्लस, यहां पे बात रुकी नहीं, एट लीस्ट से मुराद थोड़ी सी जगह तो दो, बाकी जगह हम खुद बनाएंगे, थोड़ी जगह दो, बाकी जगह हम खुद बनाएंगे, नीचे से ऊपर चढ़े हैं, ये याद रखना है। प्लस अब ये भी हो सकता है कि 5 मर्द हों, जब 5 मर्द सिलेक्ट हो गए तो 5 औरतों में से फिर एक औरत सिलेक्ट होगी। 7C5 मल्टीप्लाई 5C1 प्लस, ये सारे दरमियान में प्लस हैं, ठीक है। 2 केस मल्टीप्लाई होके प्लस होंगे, किससे? फिर या हो सकता है कि सारे के सारे 6 के 6 ही मर्द हों, 7C6 मल्टीप्लाई और कोई औरत ना हो, इज इक्वल टू, इन तीनों केसेस को प्लस कर दो तो 462। ये समझ नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूं। जब वो एटलीस्ट की बात करे और जितने का तस्करा करे, 2 का जिक्र करे, 3 का, 4 का, तो मर्द या औरत जिसकी वो बात कर रहा है, मर्द या औरत जिसकी बात हो रही है, उसका स्टार्ट लेना है और बताना है कि ये जी 4 से स्टार्ट लेगा, नीचे से अब ऊपर जाने लगा है। तो 7C4 मल्टीप्लाई 5C2 प्लस, फिर ये भी नहीं है, इस पे एक रोका नहीं है, मैंने कहा जगह तो दो, बाकी जगह हम खुद बनाएंगे। 7C5, तो ये भी हो सकता है कि पांचों के पांचों मर्द हों, तो फिर औरत के पास एक जगह बच गई। फिर हो सकता है कि 6 के 6 ही मर्द हों, तो फिर औरत के पास कोई जगह नहीं बची, ठीक है। तो ये केस ख्याल करना है। फिर मल्टीप्लाई ऐड किया तो 462। फिर एक और क्या केस हो सकता है इसमें? एट मोस्ट 2 वोमेन, बस ज्यादा से ज्यादा 2 भाई, 2 से ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वापस धड़ाम से नीचे, मोस्ट में धड़ाम से नीचे आना है। मोस्ट 2 वोमेन, 2 मैन, तो फिर क्या होगा? 7C2 ज्यादा से ज्यादा 2 मर्द, वहीं से स्टार्ट लेना है, लेकिन अब ऊपर नहीं जाना, अब नीचे आना है। मल्टीप्लाई, फिर औरतों के पास कितनी जगह बाकी रह गई? 4 औरतें, क्योंकि 6 की कमेटी पूरी करनी है। प्लस फिर क्या है ये बीच में? प्लस 7C1, इसका मतलब है वापस आ रहे हैं। पर मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, तो एक भी तो हो सकता है मर्द, एक मर्द होगा तो औरतें कितनी होंगी? 5, क्योंकि कमेटी कितने की है? 6 की। तो 7C1 मल्टीप्लाई 7C5, ठीक है। मजीद क्यों नहीं गए हम? मजीद 7C0 की तरफ क्यों नहीं गए? क्या वजह है? वजह यह है कि सॉरी, ये क्या था? अच्छा, क्या करेंगे? एट मोस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट 2 वुमेन, 2 मैन पे हम, एट मोस्ट 2 मैन पे हम क्या करेंगे? जो मैक्सिमम है, जो 2 हैं, 2 से नीचे अब आएंगे वापस 0 की तरफ, लेकिन जरूरी नहीं कि 0 की तरफ जाएं,
दूसरी तरफ भी बंदे देखने हैं। 7C2 तो इसके बाद वोमेन कितनी होंगी 5C5 मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि कमेटी 6 की बनानी है, 2 मर्द हो गए तो 4 औरतें चाहिए, 6 बंदे पूरे करने हैं। प्लस फिर क्या हो सकता है, नीचे वापस आना है अभी 7C1 एक मर्द हो सकता है, तो फिर औरतें कितनी होंगी 5। औरतें कितनी होंगी 5 होंगी। अच्छा जी, एट वोस 2 मैन, तो फिर क्या होगा, हम स्टार्ट लेंगे कि 7 मैन होंगे और 7 में से 2 मर्द सिलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाई 5C4 और 4 औरतें सिलेक्ट हो गई। फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, फिर हम रिवर्स आएंगे तो 7C1 एक मर्द सिलेक्ट होगा और तो औरतें कितनी बाकी रह गई 5, तो औरतों की तो हैं ही 5, तो 5C5 बस यहां तक चलेंगे, मजीद 0 की तरफ क्यों नहीं जा रहे। 7C0 इसलिए नहीं जा रही कि औरतें ही 5 हैं, छठी औरत किधर से लाएंगे, तो एक मर्द हो सकता है या 5 औरतें, तो ये केस बनेगा 7C2 मल्टीप्लाई 5C4, ये इसलिए कि 2 मर्द मोर ज्यादा से ज्यादा थे तो 4 औरतें होंगी। फिर दूसरा केस साथ में प्लस ऐड क्या होगा कि एक मर्द हो सकता है और 5 औरतें, अगर 6 औरतें होती तो हम फिर 0 की तरफ भी जाते, हम 7C0 और सारी की सारी औरतें आ जाती। ठीक है, तो ये वाला उम्मीद है आपको भी पता चला होगा। तो ज्यादातर वो ये होता है कि इनमें से 2 या 4 कभी लॉन्ग में उठा लेते हैं, 4 केस उठा लेते हैं, लॉन्ग दे देते हैं इनमें, या फिर एक चीज और रहती है, वो क्या कह सकता है कि इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वोमेन होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कमेटी कितने की है 6 की, तो 3 मर्द और 3 औरतें, इसका मतलब है 3 मैन होनी चाहिए और 3 ही वोमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, सिंपल सा केस है। सिंपल फंडा क्या होगा, 7C3 7 में से 3 मर्द और मल्टीप्लाई 5 में से 3 औरतें, इनका कॉम्बिनेशन बनाए और इक्वल टू जो भी आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये कितने केस बन गए, 6 केस बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 केसेस में से 4 केसेस उठाए जाते हैं अगर इस तरह का सिलेक्शन ऑफ कमेटी आ जाए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दें, शॉर्ट क्वेश्चन में दें तो हो सकता है 1 या 2 बल्कि केस उठाएंगे, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया तो 4 मैक्सिमम केस लाजमी उठाएंगे, लेकिन होंगे ये 6 केस ही। इन 6 केसेस में से ही 4 बातें पूछी जाएंगी, तो गौर से देख लें, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे जी, कॉम्बिनेशन का दूसरा केस क्या हो सकता है। कॉम्बिनेशन में दूसरा केस मैंने क्या हो सकता है, चॉइस पूछ लें, चूज करें। सिलेक्शन के बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई चूज करें, इसमें से क्या चूज करेंगी। 6 पीपल हैं ABCDEF, या हो सकता है ये नाम ही ना लिखे ABCDEF, कहे कि 6 पीपल में से 4 चूज करने हैं, सच दैट A एंड B आर नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर, नेवर टुगेदर। ये किससे मिलता जुलता केस है, परमुटेशन से। वही हम क्या करते थे, टोटल और टुगेदर इकट्ठे कर लेते थे, टोटल में से टुगेदर माइनस करते थे और नॉट टुगेदर निकालते थे, सेम केस। लेकिन अब जरा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा हटके क्या होगा, 6 पीपल सिलेक्ट, चॉइस हमने करनी है, सिलेक्ट करने हैं ये चूज करने हैं, एक ही बात है, चॉइस करनी है, 6 में से 4 की चॉइस करनी है। इस तरीके से यानी कि समझ लो कि 15 क्रिकेटर प्लेयर हैं और 11 की चॉइस करनी है, 4 छोड़ने हैं, तो छोड़ क्या करने हैं, सच दैट A B आर नॉट टुगेदर, कि A और B टुगेदर नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, वही केस, नॉट टुगेदर हम कैसे निकालते थे, टोटल माइनस टुगेदर। तो सबसे पहले टोटल केस, खामोशी से टोटल निकालना है। टोटल क्या है 6,
चॉइस कितनी है 4 की, तो सीधा सीधा टोटल कॉम्बिनेशन 6C4 क्या आएगा 15। टोटल के बाद हमें क्या चाहिए टुगेदर केस, लेकिन हाँ टुगेदर थोड़ा सा हट के है, वहां पे हम टुगेदर का एक क्या बना देते थे दायरा ABCD, और फिर इसको भी काउंटिंग में ले आते थे, यहां पे इसको काउंटिंग से बाहर निकाल देना है और इसको दो जो ये जितने हैं उतने देने हैं और साइड पे कर देना है। टोटल कितने थे 4 चॉइस करने थे कितने 6 में से हम ये चाह रहे हैं कि 2 हो ही ना, लेकिन हम अब टुगेदर वाला केस पहले करेंगे। टुगेदर में हम कहते हैं कि AB को हमने 2 दे दिए, तो लाजमी बात है क्या होगा कि AB टुक क्या करेगा 2 4 में से 2 ले लेगा। AB को जब 2 दे दिए तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं रही, उसको उठा के चलता कर देंगे। AB took 2 from 4 and get separate, अलग हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कॉम्बिनेशन के केस में। कॉम्बिनेशन के केस में क्या कि जब ग्रुप बनेगा तो वो क्या करेगा, यानी फिक्सिंग करवाएंगे, मैच फिक्सिंग हो गई, टुगेदर इकट्ठा कर लिया, तो क्या करेंगे 2 उनको दे दिए, या जितनी भी चॉइस मांगी गई थी जितने भी थे, अगर इधर 3 होते तो ये 3 उठा के साइड पे हो जाते। अब क्या थी 4 में से 2 इन दोनों को देने हैं, तो AB 2 लेंगे और गेट सेपरेट, जब गेट सेपरेट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा CDEF 4 बच जाएंगे। और टुगेदर के केस में बाकी क्या बच जाएगा 4 में से 2 ये भी निकल गए, क्योंकि 2 तो हमने अलग गंदे अंडे अलग कर दिए, अलग किए और उनको 2 भी दे दिए। जब 2 दे दिए तो पीछे 4 में से 2 कितने बच गए 2 बच गए, यानी N 4 और चॉइसेस हमारे पास 4 - 2 बच गई। तो अब हम क्या निकालेंगे 4C2, तो टुगेदर के केस में हमारे पास क्या निकलेगा 4C2 6 आ जाएगा। तो क्या था टोटल माइनस टुगेदर, टोटल हमने क्या निकाले 15, टुगेदर हमने 6 = 9। समझ नहीं आया तो फिर समझा देता हूं क्या करना। टोटल कॉम्बिनेशन सिंपल निकालिए, इसमें तो कोई फंडा नहीं है। मसला यह है कि टुगेदर में कॉम्बिनेशन में क्या करवाना है कि 2 अलग करवा रहा है या 3 अलग करवा रहा है, देखना है कि कितने चूज करने थे 4 चूज करने थे। 4 में से अगर 2 लोगों को हम निकाल रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहां से भी उनको केले बांटने पड़ेंगे, देना पड़ेगा भाई। 4 में से ये 2 उनको दे के कहेंगे भाई अलग हो जाओ, अब हम तुम्हें काउंटिंग में नहीं लेके आएंगे, अब हम तुम्हें नंबर नहीं लगाएंगे, तो नंबर नहीं लगेगा, फिर इनको साइड पे हो गया। ये 2 भी इनको दे दिए, इन 4 में से 2 दे दिए और इनको अलग कर दिया, फिर 1 2 3 4, अब 4 N बच गए और N में से भी 2 कम हो गए, उतने ही 2 कम हो गए, तो कितना हो गया 2। तो इसका मतलब है 4C2 निकालना। अब इसका मतलब है क्या होगा टोटल माइनस टुगेदर 15 - 6 तो 9। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसकी कुछ मजीद अगर केसेस हैं तो वो भी देखते हैं, खासकर कलर वाला केस भी आ सकता है। तो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन के टॉपिक को बढ़ाते हुए 1 से 2 क्वेश्चन और करेंगे और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 3 रेड 2 ब्लू एंड 2 ग्रीन बॉल्स, ठीक है। यहाँ से सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, वो कुछ और भी कॉम्बिनेशन दे सकता है। वो कहेगा हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 बॉल्स। देखें सिलेक्शन की बात हो रही है, 3 बॉल हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। अब जी इसमें 4-5 कैटेगरीज क्या पूछ सकती हैं। एक तो वो कहेगा कि टोटल वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स, तो टोटल वे तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी बताया कि जितने हैं उनको टोटल कर लें। 3 + 2 + 2 कितने हो जाएंगे 7 N हो जाएगा टोटल। और ये जो कमेटी जितनी सिलेक्ट करनी है, ये जितने बंदे सिलेक्ट करने हैं वो R बन जाएंगे। तो टोटल निकालना बहुत आसान है, NCR 7C3 35, दोनों केसेस में सिंपल है। अच्छा एटलीस्ट 1 इज रेड, तो ये एटलीस्ट निकालने का एक नया तरीका है, सिंपल वे है कि जिस चीज का वो जिक्र कर रहा है आप क्या कर लें कि वो कहें कि वो है ही नहीं, और टोटल में से वो निकाल जो है नहीं वो निकाल दें। जैसे कंट्रेरी मेथड हम परमुटेशन में इस्तेमाल करते थे। परमुटेशन में हम क्या करते थे, जैसे हमें क्वेश्चन कहते थे कि वोवल्स आर नेवर टुगेदर, तो वोवल्स टुगेदर वाला केस हम निकाल लेते थे और टोटल में से सब्ट्रैक्ट करा लेते थे। तो एटलीस्ट में भी आप यूं कर लें, क्या कर लें कि एटलीस्ट 1 इज रेड। इसमें आप क्या करें कि टोटल ये जो टोटल वेज हैं, टोटल वेज माइनस रेड हो ही ना, वो वाला निकाल दें। तो ठीक है, टोटल वेज क्या थे 7C3 माइनस नो रेड क्या केस क्या होगा कि ब्लू और ग्रीन
कौन सी है जी, ब्लू है और ग्रीन है, तो 2 ब्लू और 2 ग्रीन मिलके कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे 4। और सिलेक्शन हमने 3 की ही करनी है, लेकिन यानी अब हमने 4 में से 3 की सिलेक्शन करनी है और रेड को हमने इग्नोर मार दिया है 3C0, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई 3C0 लिखना था वो मैंने 4C0 लिखना था वो मैंने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है कि रेड की हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं, तो 2 + 2 n हो जाएगा 4 और चॉइसेस वही रह जाएंगी 3, तो 4C3, तो 35 - 4 31। तो तीसरे केस वो आपसे क्या पूछ सकता है कि सारे डिफरेंट कलर्स हो, तो टोटल हैं कितने, 3 सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब है एक रेड को दे देते हैं, एक ब्लू को दे देते हैं और एक ग्रीन को दे देते हैं। 3 और 3 रेड थी, तो 3 में से 1 मल्टीप्लाई 2 में से 1 और 2 में से 1, बाकी 2 थी, रेड 3 थी, ब्लू 2 थी और ग्रीन भी 2 थी। तो अब सबको डिफरेंट कलर्स कैसे मिल सकते हैं कि 1 इसको दे दें, 1 इसको दे दें और 1 तीनों को 1 दे दें, तो तीनों का निकालेंगे कॉम्बिनेशन, 3 × 2 × 2 12 आ जाएगा। अच्छा, ये तो है एटलीस्ट एक, तो वो हो गया था। एक और एटलीस्ट क्या पूछ सकते हैं कि एटलीस्ट 2 कलर्स आर सेम, ठीक है, 3 कलर इस्तेमाल हुई हैं, एटलीस्ट रेड की बात हुई है। अब अगर वो कहे कि एटलीस्ट 2 कलर्स आर सेम, वो जो केस हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एटलीस्ट 1 इज रेड, तो उसके लिए हमने क्या किया है, टोटल में से नो रेड केस माइनस करवा दिया है। अब क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 2 आर सेम कलर, तो 2 आर सेम कलर में भी वही काम करेंगे 2, लेकिन अब हम डिफरेंट कलर से माइनस कराएंगे, 2 को हम डिफरेंट कलर से माइनस कराएंगे, टोटल तो उसी तरह ही बनेगा, टोटल हमारा वही रहेगा, लेकिन टोटल में से अब सब्ट्रैक्शन जो होगी हमारी नो कलर से नहीं होगी, अब हमारी डिफरेंट कलर से होगी, ठीक है। तो 3C1 × 2C1 × 2C1, वही हमने जो 12 निकाला था, ठीक है। तो 35 - 12, तो डिफरेंट याद रखना है, जब वो कहेगा कि एटलीस्ट 2 कलर, तो फिर आपने डिफरेंट कलर वाला केस यूज करना है और सब्ट्रैक्शन करवानी है टोटल की सिंपल से, ठीक है। अब हम सिंपल और आखिरी एक चीज पढ़ लेते हैं, वो है कि जी क्वेश्चन फर्स्ट करें वो इस तरह का आपको दे दे, कहे कि 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ठीक है, एक स्कूल में है, कहता है कि सिलेक्ट करें 4 स्टूडेंट्स को, such that at least 1 boy is selected, तो मैंने अभी एटलीस्ट का क्या तरीका और समझाया कि आप क्या करें, एटलीस्ट 1 बॉय क्या करें कि टोटल वाला केस बनाएं और टोटल वाले केस से ऑल गर्ल्स, यानी जो अगर इधर लिखा होता ऑल गर्ल, तो इधर हम ऑल बॉयज डाल देते, इधर एट बॉय 1 लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 बॉय, तो टोटल माइनस ऑल गर्ल्स, टोटल वाला केस क्या बनेगा 10C4, क्योंकि 5 ही बॉयज हैं और 5 ही गर्ल्स हैं, तो n क्या बन जाएगा 10, और सिलेक्ट कितने करवाने हैं 4, तो 10C4 ये तो बन जाएंगे टोटल, माइनस सारी की सारी लड़कियां होनी चाहिए 5C4, ठीक है। तो 5C4 10C4 - 5C4 क्या बनेगा जी 210 - 5 205। ये जो मेथड हमने परमुटेशन में पढ़ा और जो कॉम्बिनेशन में भी कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रेरी मेथड भी कहते हैं। दूसरी चीज जो पूछी जा सकती है इसमें वो है फाइंडिंग अननोन। फाइंडिंग अननोन वो मैंने जो कैटेगराइज किया है वो मुझे तो कॉम्बिनेशन में ज़्यादा अहम लगा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपके थोड़े से लॉ लग रहे हैं, परमुटेशन में इतने लॉ नहीं है। या फिर ये हो सकता है अगर फाइंडिंग अननोन एक और एंगल से पूछे तो वो ये पूछ सकता है कि एनपीआर और एनसीआर का मिक्सचर बना के पूछ सकता है। कैसे, यानी इसी को पहले नंबर पे मैंने रखा है। वो ये हो सकता है कि आपको एनसीआर की वैल्यू भी दे दे, जैसे कि 35 है, ये आपका पास्ट एग्जाम में आ चुका है, अब ये आना या इससे मिलता जुलता कोई नया क्रिएट कर लें, यानी आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। इफ एनसीआर इज इक्वल टू 35, एनपीआर इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड आर। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रिकमेंडेड होते हैं ये, क्योंकि दोनों वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं। तो आपने सिंपल लॉ लगाना है कि जो एनपीआर और एनसीआर की आपस में रिलेशनशिप है वो ये है कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल टाइम, यानी कि एनपीआर एनसीआर के इक्वल होता है आर के फैक्टोरियल टाइम से। ठीक है, दोनों वैल्यूज गिवन है, एनपीआर भी गिवन है तो पुट करवा दें, एनसीआर भी गिवन है, सिर्फ आर फैक्टोरियल फाइंड करना है। 35 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंप्लीफाई करें तो ये 6 टाइम जाता है। अब यहां पर आर फैक्टोरियल है और दूसरी साइड पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 6 किसी चीज का फैक्टोरियल बनता है कि नहीं बनता। बस तो चेक कर लिया, क्या है जी 3 का फैक्टोरियल बनता है,
तो ये भी किसी चीज का फैक्टोरियल बनता है, दोनों फैक्टोरियल आ गए, तो इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा काम हमने अब क्या पुट करना था कि n भी तो निकालना है, सिर्फ r तो नहीं निकालना। तो r को उठाएं और NCR या NPR जिसमें चाहे पुट कर दें, पुट r इन एनी वन, किस में भी, NPR या NCR में पुट करें, तो NP3 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो अब इसके दो मेथड हैं, एक तो ये है कि इसको आप आगे चलाएं, दूसरा ये है कि NPR इज इक्वल टू 210। बारी बारी आप शुरू करें, 3 से आगे वाला स्टार्ट करें, यानी 3 से पीछे नहीं, क्योंकि ये देखें क्या है 3 है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 4 से, 4p3 कैलकुलेटर में डालें, 210 बनता है कि नहीं बनता। अच्छा, 5p3 डालें, 6p3 डालें, 7p3 डालें। एक तो ये रूल है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड भी एक्सेप्टेबल है, यानी इसके आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप ये लिख दें कि मतलब 4 से स्टार्ट करें, ये जो नीचे होता है इससे एक नंबर आगे स्टार्ट करना होता है, 4, 5, 6, 7 किसी न किसी नंबर पे 210 बन जाएगा। जिस नंबर पे बन जाए आप कहें बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट n इज इक्वल टू ये। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल व्हेन n इज इक्वल टू 7, तो ये क्या आता है 210 ही आता है। तो एक तो ये रूल है। दूसरा क्या है कि आप इसको ओपन करवा दें, ये क्या बनता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले को ब्रेनस्टॉर्म, ऊपर वाले को क्या करें आप फैक्टोरियल अप्लाई करें, तो फैक्टोरियल हम 3 तक लेके जाएंगे ताकि ये नीचे वाला कट जाए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 210। अब आप ऐसा करें कि बजाय इसके कि इसको स्क्वायर और क्यूब बना के वो लंबे चक्कर में फंसे, आप 210 के फैक्टर बनाएं। अच्छा, 210 के फैक्टर बनाने में स्टूडेंट्स बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि कैसे बनाएं। इधर देखें क्या लिखा हुआ है, n माइनस 1 n माइनस 2, इसका मतलब है ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। अब 210 के कैसे बनाएं, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में आप वैल्यू स्टार्ट करें ऊपर से, यानी 9 से रिवर्स आना शुरू हो जाए। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, चेक करें अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो एक ऑर्डर फिर पीछे ले आए। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 6 चेक किया, बनता है नहीं बनता, फिर रिवर्स आए, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, किसी न किसी इस तरह के कॉम्बिनेशन पे वो बन जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 210 बनता है, तो मैंने ऐसे ही बनाया, हिट एंड ट्रायल, ये भी हिट एंड ट्रायल होता है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बना लिया जी 210। तो इसका मतलब है जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 7 और r हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था 3। हिट एंड ट्रायल भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आपको पसंद है उससे आप कर लें। अच्छा जी, इसमें दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, वो भी बहुत ही सिंपल कैटेगरी है, यानी कि सिंपल से क्वेश्चन दे दे कि NC15 इज इक्वल टू NC7। अब बज़ाहिर ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, आप कहेंगे कि सर इस पे वो लगाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप सिंपली क्या करें, ये प्रॉपर्टी याद रखें कि ये जब दोनों सेम हो, ऊपर देखिए ऊपर भी सेम है और नीचे भी एक एक टर्म है, नीचे भी एक एक टर्म है और ऊपर भी सेम है, तो फिर क्या होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R बन जाता है। यानी ये दो टर्म आपस में सेम हो तो अगले वाला n क्या हो जाता है, n माइनस R बन जाता है नीचे वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को देखते हुए इस रूल को अप्लाई करेंगे, तो NC15 इज इक्वल टू NC, ये क्या बन जाएगा n माइनस 7, ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो बाय कंपेयर करेंगे तो n माइनस 7 किसकी इक्वल आ जाएगा, 15 के, या माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 बन जाएगा और n इज इक्वल टू 22। ये सवाल बहुत छोटा है, तो इसलिए मे भी 4 नंबर का वो देता है या नहीं देता, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है सवाल में लॉजिक है, इसलिए लॉजिकली के लिहाज से इस तरह का क्वेश्चन आप देख लें। और जो तीसरी कैटेगरी इसमें मुझे एक कॉम्बिनेशन में नजर आई है, वो ये नजर आई है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं कि देखें ऊपर वाली टर्म तो सेम है लेकिन नीचे वाली सेम नहीं है। तो ये क्या थी, ऊपर वाली सेम थी, नीचे वाली सेम क्या थी कि थे सिंगल, सेम नहीं थी लेकिन थे सिंगल के लिए तो ये रूल है। अब नीचे वाले अगर दोनों चेंज हैं, ऊपर वाले तो दोनों सेम हो, नीचे वाले दोनों चेंज हो जाएं, तो इसके लिए आपका लॉ कहता है कि अगर NCP हो और दूसरा NCQ हो, यानी कि NCP हो और दूसरा NCQ हो, डिफरेंट टर्म्स हो नीचे वाली, तो फिर क्या करते हैं, या तो आप ये करवा लें कि P को इक्वल के Q के इक्वल रखवा लें, इस तरह ट्राई करें, तो अगर आपका मसला हल हो जाता है तो ठीक है। अगर ठीक नहीं होता तो फिर क्या करें कि P प्लस Q इसको इसमें प्लस करें और इक्वल टू N के इक्वल रख लें। ठीक है, यानी ये लॉ ये कहता है।
तो इस लॉ में दम है, यानी इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है। तो हमने P इज इक्वल टू क्यू पहले ये देखा जाए तो ये इसके इक्विवेलेंट बनता है, ये लिखना है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो वो आपने लिखना है कि एज वी नो, यहां पर आप ये लॉ लिखेंगे, ठीक है, कि लिखेंगे यहां पर एज वी नो। बेशक आप इस तरह लिखें कि मुझे ये पता है कि ये लॉ है कि एनसीपी इज इक्वल टू हो एनसीक्यू के, यानी ये टर्म और ये टर्म डिफरेंट हो, ऊपर वाली सेम हो। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली दो टर्म को या तो इक्वल रख के हल करते हैं या फिर P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन करके करते हैं। तो पहले ये ट्राई करना है P इज इक्वल टू क्यू, तो यहां पर देखें तो फ्रैक्शन में जवाब आया जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे, P प्लस क्यू का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू एन। तो P प्लस क्यू, P क्या है 3R, Q क्या है R प्लस 3 और N क्या है 15। तो 3 प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 15 और 3R प्लस 1R 4R प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 12 आंसर आएगा, 4R इज इक्वल टू 12 और R इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 3। तो ये एक परफेक्ट आंसर आया 3। ठीक है, तो अननोन फाइंड करने के ये 3 रूल हैं, मेरे ख्याल में तो बहुत अहम है। पेपर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको रेशो और वो सारे करवाऊं, इसलिए वो मैंने आपके बाद में रखे हुए हैं। अभी मैं आपको मेन उस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो स्टूडेंट अगर एंड पे प्रूफ देखे जाएं, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में प्रूफ भी आ सकते हैं, यानी कि एक तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और एक अननोन फाइंडिंग द अननोन है, और एक है इनका प्रूफ। इन तीनों में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये तीनों टॉपिक करने पड़ेंगे। इनमें जो मुझे कॉम्बिनेशन के ये जो 3 प्रूफ हैं ये मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं। ठीक है, यानी बुक में से आपका अंदर से आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो चीज़ें आएंगी वो कोई बहुत ही लिमिटेड सी हैं, यानी कि समझ लें कि इतनी है कि इनमें ये प्रूफ हैं। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एक या 2 चीज़ें हैं, वो हैं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे कि अब ये देख लें, पहला जो प्रूफ है वो कहता है कि n को मल्टीप्लाई करें n-1 CR-1 से, तो ये इक्वल होना चाहिए n-r प्लस 1 मल्टीप्लाई NCR-1। इस तरह के जितने भी प्रूफ आते हैं, आपने उन पे जो NCR वाला फार्मूला है उसको ओपन करवाना होता है और फैक्टोरियल को उस स्टेप तक लेके जाना होता है कि या तो दोनों आपस में कट सकें, या अगर प्लस और माइनस हो रहा है तो हम कॉमन ले सकें। अब ये देखें, n को इस एज इट इज़ वैसे का वैसे नीचे लिख लेंगे, और n-1 फार्मूला जो खोलेंगे तो n-1 के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला r-1 के फैक्टोरियल इनटू n- यानी कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और r-1 को मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है ताकि जो सिंबल है दोबारा चेंज हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, वो सिंबल नहीं चेंज करते। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आए तो इसको भी ओपन कर दें, n-r प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये इसी तरह रहेगा। और ये जो ऊपर NCR-1 है इसको ओपन करें तो ये बनता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाली टर्म n माइनस ब्रैकेट में r-1 और होल फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में ये जो है माइनस अंदर भेज देंगे और इधर भी माइनस को अंदर भेज देंगे। होगा क्या कि ये अंदर जाके साइन भी चेंज कर देंगे, और यहाँ पे कटिंग होती है वो हम कटिंग भी करवा लेंगे। अब अगले स्टेप में ये जो n नीचे पड़ा था ये मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ लिख दिया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो n-r प्लस 1 था ये भी मैंने ऊपर वाले के साथ लिख दिया। नीचे आए तो r-1 का फैक्टोरियल इधर बचा, और ये जब मैंने माइनस ओपन करवाया तो ये प्लस 1 बन गया। ये -1 और प्लस 1 आपस में वैसे ही कट जाएंगे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आए तो नीचे r-1 का फैक्टोरियल था और n माइनस अंदर भेजा तो -r और +1 में कन्वर्ट हो गया। अब एक स्टेप सिर्फ और करेंगे और ये सारे कट जाएंगे। ये जो है पूरा का पूरा किसका बन रहा है, n का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल के पीछे अगर उसका मेन आ जाए यानी उससे मिलती जुलती चीज आ जाए तो वो फैक्टोरियल उधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये n का फैक्टोरियल बन गया, नीचे r-1 का फैक्टोरियल वैसे का वैसा ही है, इधर जो है n-r का फैक्टोरियल बचा। राइट हैंड साइड पे हैं तो n-r प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड है r-1 का फैक्टोरियल और n-r प्लस 1 का
फैक्टोरियल था, इसको मैंने क्या किया कि एक स्टेप आगे ले गया। तो एक स्टेप आगे लेके जाएंगे तो n माइनस आर प्लस वन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n माइनस आर के फैक्टोरियल के। ये क्यों किया गया है, क्योंकि इसको इसके इक्वल बना लिया गया। अब ये हम कटिंग कराएंगे तो ये सारे कट जाएंगे और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है। ये होते छोटे छोटे से हैं लेकिन बड़े सिंपल से हैं। दूसरा अगर प्रूफ देखें तो ये है कि n माइनस वन सी आर माइनस वन है। ठीक है, प्लस n माइनस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर, यानी कि मेन एन सी आर के इक्वल लेके आना है। तो राइट हैंड साइड को हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, क्योंकि यही तो एन सी आर वाला मेन फार्मूला है। अब इसमें दरमियान में जब प्लस माइनस आ जाए तो इनकी क्या करना होता है, कट माइनस इनको सॉरी कॉमन लेना होता है। तो अब पहले तो अप्लाई करेंगे फार्मूला n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म प्लस सिमिलरली n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस वन माइनस r का फैक्टोरियल। अब अगले स्टेप में क्लियरली पता चल रहा है ऊपर n माइनस वन फैक्टोरियल है, n माइनस वन फैक्टोरियल है। कटिंग नहीं कर सकते, इसको सिर्फ बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो अंदर टर्म्स हमारी कम हो जाएंगी। r माइनस वन का फैक्टोरियल इनटू ये माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस वन और प्लस वन कट भी जाएंगे, n माइनस आर बचेगा प्लस इधर आएंगे तो 1 ओवर ये r को एक स्टेप आगे इसलिए लेके जा रहे हैं कि इसका ये जो है इधर r माइनस वन का फैक्टोरियल पड़ा है, ताकि अगले स्टेप में हम इसको भी कॉमन ले जाएं और इसको सिर्फ सीधा कर लेंगे, माइनस आर पहले माइनस वन बाद में। अब अगले स्टेप में वही जो बात मैं कर रहा था कि r माइनस वन का फैक्टोरियल आ रहा है, इसको भी बाहर ले जाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो 1 ओवर n माइनस r, ये यहां से ये बचेगा और n माइनस r, यानी कि इसको एक स्टेप हमने जो n माइनस r है इसको एक स्टेप हम आगे ले गए हैं। आगे लेने का मकसद ये है कि इस साइड पे राइट हैंड साइड पे देखें तो n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल पड़ा है, तो n माइनस आर एज इट इज और n माइनस आर माइनस वन को एक स्टेप फैला दिया है, प्लस 1 ओवर r इधर से बच्चे क्या था और n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब ये जो n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल है ये बाहर हम क्या कर लेंगे, अगले स्टेप में कॉमन ले जाएंगे और सिंपल छोटी सी टर्म रह जाएंगी 1 ओवर n माइनस आर प्लस 1 ओवर r। अब यहां पर हम ये करते होते हैं ये और ये जो का दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें मैथ का ये रूल होता है कि इन दोनों को उठा के नीचे एलसीएम बना दिया जाता है, यानी ये भी और ये भी मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम में चले जाते हैं। फिर अगला काम क्या होता है कि ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इधर, यानी कि ये दोनों आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इधर चला जाता है और n माइनस आर उधर चला जाता है और ये दोनों नीचे एलसीएम में इकट्ठे हो गए। जैसे हम लेंगे कि r माइनस आर से कट जाएगा और इधर n और n माइनस आर बचेगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि आखिर में ये जो n है ये उठाना है, इसके पास वापस ले जाना है, r उठाना है, r के पीछे r माइनस वन के पीछे ले जाना है, n माइनस आर को n माइनस आर माइनस वन के पीछे जाके लिख देना है, क्योंकि हर चीज को उसकी जगह पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर दिया तो अब चेक करेंगे तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा r का फैक्टोरियल और ये n माइनस r का फैक्टोरियल, और यही चीज तो NCR थी, यही चीज तो हमारी NCR थी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। यानी इस तरह के जो प्रूफ है वो आ सकते हैं और ये बुक में ही है। NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR। ठीक है, अब हम एक देखेंगे दोनों साइड्स में मिक्सअप बन गया है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड्स को ओपन करेंगे और लास्ट में इनकी आपस में कटिंग करवा देंगे। NCR को भी ओपन कर दें और NCR माइनस वन को भी ओपन कर दें, तो क्या बनता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस वन r और माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है तो n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे इन दोनों में देखें तो n का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, नीचे आएंगे तो r का फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी कि r के फैक्टोरियल को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है क्योंकि उस साइड पे हमारे पास
ये वाला r माइनस 1 का फैक्टोरियल बड़ा है, अगले स्टेप में हम इसको भी बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में जाएंगे, दूसरी साइड पे जाएंगे, तो ये जो माइनस r और प्लस 1 है इसको भी एक स्टेप बढ़ा देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में ताकि सेम हो जाए। अच्छा, अगले स्टेप में हम r माइनस 1 के फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल बाहर दोनों कॉमन में ले जाएंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे देखें तो n प्लस 1 के फैक्टोरियल को भी हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, ताकि n का फैक्टोरियल और n के फैक्टोरियल को हम आपस में कटिंग करवा सकें। n प्लस 1 को एक्सपेंड करें तो ये क्या बनते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे हैं r के फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करवाते हैं ताकि ये इसकी इक्वल आ जाए, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 के फैक्टोरियल को भी एक स्टेप आगे बढ़ा के छोड़ दें। उसका फायदा ये होगा कि ये n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कट जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लाई में चले गए हैं बाहर, और r माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 के फैक्टोरियल से कट जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल n माइनस r के फैक्टोरियल से कट जाएगा। यानी आपने सिंपल करवा लेना है। अब वही एज इट इज जो मैंने एलसीएम का रूल सिखाया है कि ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला उधर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस r प्लस r कैंसिल, और ऊपर बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस r प्लस 1। राइट हैंड साइड पे देखें तो यही चीजें हमारे राइट हैंड साइड पे भी पड़ी हैं, तो ये सारे आपस में कटेंगे और दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको परमुटेशन और कम्बिनेशन की समझ आई होगी। तो इस चैप्टर से 2 शार्ट लाजमी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ के एक बार ही सिर्फ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।